दोस्तों, टेक इंडस्ट्री सिर्फ फास्ट नहीं बदल रही, कभी कभी एक अपडेट पूरा सिस्टम तोड़ देता है। 2025 में रिएक्ट के एक अपडेट ने हजारों सर्वर्स को बिना लॉगिन के वनरेबल बना दिया और ज़्यादा लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। हाय, मैं हूं सागर सिंह। आज हम बात करेंगे रिएक्ट के सबसे बड़े सर्वर साइड सिक्योरिटी फेलियर रिएक्ट टू सेल के बारे में। ना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ दिस वनरेबिलिटी। कुछ सेवरल बग्स आए और वो बग्स क्या थे? तो अटैकर्स या फिर अनऑथराइज्ड यूजर जो थे वो कमांड रन कर पा रहे थे, सर्वर पर कमांड चला सकते थे। जस्ट लाइक आपने वर्सल पर अपने अपना ऐप डिप्लॉय किया हुआ है और वहाँ पर उन्होंने एल कमांड चला दिया, कैट कमांड चला दिया। दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन्स इन द फर्स्ट प्लेस। वो लोग कमांड चला पा रहे थे। सेकंड, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देख पा रहे हैं वो लोग। अगर कमांड चला पा रहे हैं तो कैट कमांड करके आपके ENB फाइल्स भी वो लोग देख सकते हैं। थर्ड, वेब सेल्स इंस्टॉल कर सकते थे। मीन्स अटैकर्स हमारे प्रोजेक्ट्स में SSH की को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो लोग अपना SSH की डाल सकते हैं जा करके। सो इन फर्दर वो लोग उस प्रोजेक्ट्स में आके कभी भी लॉग इन कर सकते हैं, कभी भी थ्रू सेल वो एक्सेस कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के फाइल्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है। एंड लास्ट वन इज रैंसमवेयर अटैक। सो अगर वो सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो हमारे सर्वर्स को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। रैंसमवेयर अटैक जहाँ पे सर्वर को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि हम लोग अब जाएंगे उसको एक्सेस करने के लिए सर्वर को, तो क्लाइंट जो है उसको इनक्रिप्टेड वॉल दिखेगा, उसको पहले डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, जो कि डिक्रिप्शन लॉजिक अटैकर ने लिखा हुआ है। सो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए हम लोगों को अटैकर का डिमांड मानना होगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द पॉइंट, हाउ रिएक्ट कम एट दिस पॉइंट। अब रिएक्ट में बहुत सारा अपडेट्स आते रहते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट रिएक्ट इस पॉइंट तक वाया अपडेट्स पहुंचा है। कैसे? पहले रिएक्ट का काम क्या होता था? पहले जनरली रिएक्ट जो था वो ब्राउज़र में UI रेंडर करने के लिए यूज़ होता था। एंड बैकेंड्स का ऑफिशियल काम होता था कि बैकेंड्स डिफरेंट सिस्टम पे चल रहे होते हैं और उनका काम मेनली बिजनेस लॉजिक्स हैंडल करना है। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर बाउंड्री रहता था बैकएंड और क्लाइंट के बीच में कि बैकएंड को API कॉल हमको भेजना है और क्लाइंट वो उसको रेंडर करके दिखाएगा वाया UI। सो ब्राउज़र को हम लोग कहते थे अनट्रस्टेड एंटिटी है। हम लोग ब्राउज़र पे जनरली ट्रस्ट नहीं करते थे। कोई भी वहाँ से इनपुट्स आ रहा है तो उसको हम लोग पहले वैलिडेट करते थे, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें ऑथेंटिकेशन चेक करते थे। एंड सर्वर को हम लोग ट्रस्टेड एंटिटी मानते थे। मीन्स एक यूटिलिटी ऑन सर्वर्स अगर रिक्वेस्ट कर रहा है दूसरी यूटिलिटी को तो वो ट्रस्टेड एंटिटी है। ऑफ रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट का आइडिया आया। अब इस आइडिया में था क्या, ये हम लोग जानेंगे। तो आइडिया था कि जीरो बंडल साइज हो जाएगा। पहले क्या था? सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता था तो HTML आते थे, देन CSS आते थे, देन जावास्क्रिप्ट आता था, फिर जावास्क्रिप्ट आके ब्राउजर में रन करता था और वो HTML CSS को बंडल करके सही तरीके से दिखाता था क्लाइंट को। बंडल साइज जो था पहले जो आता था बंडल्स के रूप में वो बहुत ही कम हो गया, इनफैक्ट जीरो पहुंच गया बिकॉज ऑफ सर्वर साइड कंपोनेंट्स। इट इज द डेटा फेचिंग एट द सर्वर। सो डेटा फेचिंग जो हम लोग अब कर रहे थे वो सर्वर एंड पे कर रहे थे, तो वो हम लोग देखेंगे यूज क्लाइंट एंड यूज सर्वर वाला लिखना पड़ता है, इसी की वजह से लिखना पड़ता है। एंड देन डेटाबेस का डायरेक्ट एक्सेस, नो लोडिंग वाटरफॉल्स वाला जो इफेक्ट था, वो जो पिटफॉल था वाटरफॉल का, मीन्स 2 मिनट के लिए हम लोग को वाइट स्क्रीन जो पहले दिखता था, एक लोडिंग वाला लोडर लगाना पड़ता था, वो भी अब नहीं रहा। फाइल में हम लोग क्लाइंट को भी लिख रहे हैं और ब्राउज़र का और सर्वर का भी कॉल्स कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्लाइंट एंड सर्वर दोनों लॉजिक से सेम ही फाइल में लिखे जाने लगे, तो सिक्योरिटी एक्सीडेंट्स जो थे वो गारंटी होते हैं। नाउ कम टू आवर रियल टॉपिक और हम लोग के शो के टॉपर के बारे में, रिएक्ट टू सेल के बारे में बात करने वाले हैं अब हम। तो नेक्स्ट इज रिएक्ट टू सेल। तो ये मेनली दिसंबर 2025 में आया और ये कौन कौन से रिएक्ट का इफेक्टेड वर्जन्स था? तो 19.0.0, 1.1 एंड 2.0। सो ये चारों वर्जन्स जो थे ये रिएक्ट के अफेक्टेड वर्जन्स थे रिएक्ट टू सेल के हिसाब से ना। रिएक्ट टू सेल को एक हर वनरेबिलिटी को एक आईडी दिया जाता है, जो CVE बेस्ड आईडी होते हैं ये वाले। तो इसको भी कुछ दिया गया था CVE नंबर। CVE स्टैंड्स फॉर कॉमन वनरेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स।
मीन्स जब भी कोई ग्लोबल वनरेबिलिटी आती है तो उसको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एनालाइज करते हैं और बेस्ड ऑन दैट उनको एक टैग मिलता है। तो उसी तरीके से रिएक्ट टू सेल को भी एक सीवीई नंबर मिला था। ये मैंने सिंटेक्स लिखा है, ये आप लोग देख लीजिए। और इसका रिएक्ट टू सेल का सीवीई नंबर ये था। एंड सीवीई स्कोर जो इस बग को मिला और इस वनरेबिलिटी को मिला वो 10 था। जनरली 0 to 10 का स्कोर होता है और 10 जो होता है वो वर्स्ट बग होता है। मीन्स आपके सर्वर का लगभग सब चीज़ एक्सेस अटैकर के पास। इसी से पहले एक सेम इसका नाम रिएक्ट टू सेल इसलिए रखा गया बिकॉज लॉग फोर सेल एक बग आया था। अपाचे के एक लॉग फोर लाइब्रेरी होती थी, तो उसमें ये बग आया था। तो उसमें भी था कि सर्वर का पूरा एक्सेस अटैकर को मिल पा रहा था। तो उसी से मिलता जुलता नाम इसका भी रखा गया है, रिएक्ट टू सेल, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड ये बग का रूट कॉज था क्या? सो रूट कॉज था हमारा फ्लाइट प्रोटोकॉल। सो ये फ्लाइट प्रोटोकॉल क्या होता है, अब नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सो फ्लाइट प्रोटोकॉल ये नॉर्मली एपीआई जेसॉन जैसे हम लोग भेजते हैं उससे सिमिलर होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर। सो जेसॉन जो होता है वो बेसिकली सेफ होता है डेटा सेंड करने के लिए, वो केवल डेटा सेंड करता है ना कि कोड। फ्लाइट प्रोटोकॉल में क्या होता है, आप कोड भी सेंड कर सकते हो और फंक्शंस एग्जीक्यूट करवा सकते हो, प्रोमिसेस सेंड कर सकते हो, ये सारा चीज़ होता है फ्लाइट प्रोटोकॉल में। बाकी आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ सकते हो, मैंने थ्योरी लिखा है कुछ। एंड रिएक्ट जो है वो फ्लाइट प्रोटोकॉल को ही यूज़ करता है। ये फ्लाइट प्रोटोकॉल डेटा नहीं कंपोनेंट्स भी भेजता है, फंक्शन प्रोमिसेस ये सब चीज़ों को सीरियलाइज करता है। रिएक्ट ने मेन दिक्कत कहाँ से आना शुरू हुआ, तो जो डेटा जो फ्लाइट प्रोटोकॉल के थ्रू आते थे रिएक्ट के पास, तो रिएक्ट ने एज्यूम कर लिया दैट्स क्लाइंट जो भी भेज रहा है वो सेफ ही होगा। यहीं पे मेन बग हमारा स्टार्ट होता है। मीन्स रिएक्ट एज्यूम्स जो फ्लाइट प्रोटोकॉल से डेटा आएगी उससे उसे रिएक्ट ने क्या किया, उसे रिएक्ट ने सेफ समझ लिया। यही बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हम लोग अटैक के फ्लो को समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, अटैकर ने एक फेक पेलोड बनाया और ये फेक पेलोड बना के ट्राई किया, रेडी कर लिया, एंड दे रिएक्ट एंड सेंड्स इट्स टू द रिएक्ट। अब रिएक्ट ने बिना प्रॉपर वैलिडेशन के इस आए हुए पेलोड को डीसरियलाइज कर दिया। यहाँ तक भी ठीक है। नेक्स्ट, जो विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन किया वहाँ पे गलती हो गया। पेलोड रिएक्ट के इंटरनल लॉजिक को ट्रिक कर दिया और रिएक्ट क्या किया यहाँ पे, अननोइंगली नोड जेएस के डेंजरस फंक्शंस कॉल कर दिया। सो अब रिजल्ट इसका क्या आएगा, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन होंगे यहाँ पे। दैट इज नोड जेएस की इंटरनल फंक्शन रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करने में मदद करेंगे अटैकर्स को, और वो भी विदाउट ऑथेंटिकेशन एंड परमिशन के। यहाँ पे अभी तक कहीं भी हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन वाला लॉजिक्स नहीं देखा था। ये रिएक्ट के पास अभी तक पेलोड पहुंचा था और रिएक्ट ने विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन उसको डीसरियलाइज किया। डीसरियलाइज करने के बाद उस पेलोड में कुछ ट्रिकी पार्ट्स लिखा हुआ था जिसके कारण रिएक्ट को नोड जेएस का कुछ फंक्शंस चलाना पड़ा। उस फंक्शंस चलाने की वजह से रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परमिशन मिल गया अटैकर को। अब वो कहीं से भी बैठे हमारे सर्वर्स को एक्सेस कर पा रहे थे, हमारे सर्वर्स के सेल को एक्सेस कर पा रहे थे। ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट वो हमारे फाइल्स को एक्सेस कर पा रहे थे, इंटरनल फाइल्स को ना। तो आरसी और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ये तो पहला बग था ही और पहला वनरेबिलिटी था ही ना। जब इसका पैच लाया गया अपडेटेड वर्जन में, रिएक्ट ने अपने वर्जन को अपडेट किया एंड आफ्टर दैट ये वाला वनरेबिलिटी ठीक हुआ। बट नेक्स्ट वेव फिर से आया, लोगों को लगा कि अब तो सब सही हो गया, पर नहीं, यहाँ पे सही नहीं हुआ था चीज़। नेक्स्ट अटैक और नेक्स्ट वनरेबिलिटी जो आ रही थी इसमें डॉस अटैक की आ रही थी, डिनायल ऑफ सर्विस। आप लोग जानते ही होंगे इसको। सो इसमें डिनायल ऑफ सर्विस लाया किस तरीके से किया, तो यहाँ पे अटैकर क्या करते थे, सर्कुलर प्रॉमिस भेजते थे रिएक्ट के सर्वर पर। सर्कुलर प्रॉमिस क्या करता था, वो खुद को ही वापस कॉल कर लेता था। एक प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, वो वापस से खुद को ही कॉल कर लिया। तो इस कारण से क्या हुआ, यहाँ पे इन्फिनाइट लूप फॉर्म हो गई एट द सर्वर। तो सीपीयू कंटिन्यूसली उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने में लग गया और ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट 100% सीपीयू कंजप्शन हो गया और हमारा ऐप जो है वो एक्चुअल रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा था। हमारा ऐप
लेजिटिमेट यूज़र को सर्व नहीं कर पा रहा था, और वो बेतुका सर्कुलर प्रॉमिस को रिजॉल्व करने में CPU 100% कंजम्पशन हो गया, हमारा ऐप डाउन हो जा रहा था। दैट्स द डॉस अटैक्स कम्स इनटू द पिक्चर आफ्टर द RCE वनरेबिलिटी। सोर्स कोड भी किसी किसी केस में, नॉट इन एवरी केस, किसी किसी केस में सोर्स कोड भी लीक हो जा रहा था लोगों का। सो ये काफ़ी ही बहुत ही मेजर कंसर्न था इस जगह पे। तो आफ्टर दैट अब तो काफ़ी सही हो गया रिएक्ट। तो धीरे धीरे रिएक्ट में पैचेस आते गए, वर्जन्स अपडेट होते गए, एंड रिएक्ट अभी काफ़ी सुधर गया है। सो ना, अब चलते हैं हम लोग अफेक्टेड पार्ट पे। तो ये सारी वनरेबिलिटीज तो आई, अब इससे किसको किसको अफेक्ट हुआ। तो सबसे पहला था नेक्स्ट.js का ऐप राउटर, जिसके कारण बहुत सारे वर्सल्स और ईमेल से मेल्स भी आते होंगे लोगों को कि अपने सर्वर्स को आप सिक्योर कर लीजिए, कुछ वनरेबिलिटीज़ आया उसको फिक्स कर लीजिए, पैचेस लगा दीजिए, अपडेट कर लीजिए अपने नए कोड को, सोर्स कोड को। तो ये सारे कुछ मेल्स आए होंगे आप लोगों को। बट पेज राउटर जो था हमारा ट्रेडिशनल थिंग, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आया। मीन्स अब क्या ही है, ये एक थोड़ी सी आयरनिकल बात हो गई कि लेगेसी रिएक्ट जो था हमारा वो ज़्यादा बेटर था, जस्ट लाइक पेज राउटर इन द नेक्स्ट ईयर्स वो ज़्यादा बेटर था इन कंपेयर ऑफ द लेटेस्ट कोड्स। मेंटल मॉडल टैग्स, तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो केवल एक बग नहीं था, इट्स डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्ट। मीन्स अब रिएक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अब रिएक्ट किस तरीके से सोचेगा, और रिएक्ट को यूज़ करने वाले और रिएक्ट में कोड करने वाले डेवलपर्स अब किस डायरेक्शन में सोचेंगे। तो अब ये वनरेबिलिटी इस चीज़ को डिसाइड कर गया। तो क्या सब था इसमें, अब जब भी फ्रंट एंड डेव किसी भी लाइन ऑफ कोड को लिख रहे होंगे तो लिखते वक्त वो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख के और सोचते हुए कुछ काम करेंगे। क्या सब है, तो पहला देखेंगे हम कि कोई भी कोड लिख रहे हैं तो वो सर्वर पे चलेगा या फिर क्लाइंट पे, वो एक चीज़ रिएक्ट डेवलपर्स अब जरूर सोच के चलेंगे। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज, कोई सीक्रेट जो है, जो कोड हम लिख रहे हैं उसके कारण कोई सीक्रेट रिवील तो ना हो जाएगा, सेकेंड पार्ट ये सोच के चलेंगे। एंड थर्ड कि ये सीरियलाइज होकर, जो कोड वो लिख रहे हैं वो कोड सीरियलाइज होकर डायरेक्टली ब्राउज़र को तो नहीं चला जाएगा, ये मेजर पार्ट है। तो ये भी वो लोग सोचेंगे। रिएक्ट डेवलपर्स को अब वो कॉम्प्लेक्सिटी को सोचते हुए अब कोड करना होगा। सो डेवलपर्स के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो गई है, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्सिटी को इंडस्ट्री में नाम दिया गया है मेंटल मॉडल टैक्स। नाम, अगर आप अब रिएक्ट और नेक्स्ट.js को यूज़ कर रहे हैं तो क्या सारी चीज़ें अब आपको दिमाग में रखनी चाहिए, और इन सब वनरेबिलिटी से आपको क्या सीखते हुए जाना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं। फर्स्ट इज़ पैच इमिडिएटली। भाई जो भी सर्वर पे कोड्स है और आपके जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है उसको जाके जल्दी से पैचेस कर लो, उसमें अपडेट मार लो। नेक्स्ट टेक अवे, सर्वर एक्शंस को पब्लिक API की तरह ट्रीट करो। तो जब भी कर रहे हो ऑथेंटिकेशन एंड वैलिडेशन कंपलसरी है, बिकॉज वैलिडेशन नहीं करने की वजह से ही RCE काइंड ऑफ वनरेबिलिटी आती है। सो जब भी आप रिएक्ट में कोड लिख रहे हो मस्ट थिंक कि क्यों आपको रियली में सर्वर कंपोनेंट चाहिए, अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, मस्ट थिंक अबाउट दैट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप रिएक्ट या नेक्स्ट.js यूज़ करते हो तो इस वीडियो को एक बार अपनी टीम के साथ शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसे क्रिटिकल टेक अपडेट्स मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग बट बिल्ड रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू।